उदय कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका अध्याय 12 भारतीय सदन भूमिका। पिछले दो पाठकों में आपने भारत सरकार के उस अंग का अध्ययन किया जिसे कार्यपालिका के नाम से पुकारा जाता है। आपने पढ़ा कि भारत में सदनात्मक लोकतंत्र होने के नाते हमारे यहाँ नाम मात्र का संवैधानिक कार्यपालिका के अतिरिक्त वास्तविक कार्यपालिका भी है। केंद्र में राष्ट्रपति हमारे राज्याध्यक्ष हैं और उनकी सभी सत्ता संविधान द्वारा प्राप्त है, परंतु उनका उपयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। सदन संसदीय अथवा केंद्रीय विधायिका है। यह एक विश्वसनीय विधि नियंत्रित संस्था है जिसका एक सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा है। भारत का राष्ट्रपति यद्यपि यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का एक अभिअंग है। इस प्रकार सदन का गठन राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से होता है। मंत्रिपरिषद जिसका विधान प्रधानमंत्री होता है, सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इस पाठ में आप सदन के दोनों सदनों की चर्चा, रचना, कार्य एवं सत्ता तथा दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप यह भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण बनाए रखती है और किस प्रकार सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून बन जाते हैं। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि लोकसभा किस प्रकार वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है तथा किसी प्रकार कुछ विशिष्ट कार्य केवल राज्यसभा का अधिकार क्षेत्र है। अगले पाठ में आप राज्यों की विधायिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे कि भारत की सदनीय विधायिका का नाम सदन है जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा में से बनती है। सदन के दोनों सदनों की रचना का वर्णन कर सकेंगे। लोकप्रिय निर्वाचित सदन लोकसभा और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता एवं निर्वाचन प्रवृत्ति को समझ सकेंगे। सदन के विधायी तथा गैर विधायी कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे। बता पाएंगे कि लोकसभा तथा राज्यसभा की पृथक सत्ता क्या है। भारत के विधि निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकेंगे। सदन के दोनों सदनों की शक्तियों की तुलना कर सकेंगे तथा यह स्थापित कर पाएंगे कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। ये विश्लेषण कर सकेंगे कि लोकसभा किस प्रकार सदनीय मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। चित्र: संसद भवन। सदन की रचना: भारत की सदन दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ये सदन लोकसभा तथा राज्यसभा राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु वह इसका अभिअंग होता है। इस प्रकार सदन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। पाठ 10 में आपने राष्ट्रपति की भूमिका एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा है। आपने देखा कि सदन द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात विधायिक कानून बन जाता है। इस पाठ में आप सदन के दोनों सदनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकसभा की सदस्यता एवं निर्वाचन। लोकसभा हमारी सदन का निम्न सदन है, परंतु यह उच्च सदन राज्यसभा से बहुत अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आरंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, परंतु बाद में इसकी सदस्य संख्या में कई बार वृद्धि की गई, जिसकी अधिकतम स्वीकार्य सदस्य संख्या 550 है, जिसे अब 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लोकसभा के 550 सदस्यों में से 530 से अधिक राज्यों द्वारा
निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं और 20 से अधिक सदस्य केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सदन दूसरी श्रेणी में आते हैं। वास्तव में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, यद्यपि यह 550 से अधिक नहीं हो सकती। यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में अगर भारतीय समुदाय को निर्वाचन के आधार पर लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो तो वह इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह अस्थायी प्रावधान केवल 10 वर्ष के लिए था, परंतु बाद में इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वार्षिक मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वार्षिक मताधिकार तथा चुनाव प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी तो आप पाठ 17 में प्राप्त करेंगे। संक्षेप में वार्षिक मताधिकार का अर्थ ये है कि भारत के सभी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, चाहे पुरुष अथवा स्त्री, लोकसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार रखते हैं। धर्म, जाति, रंग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक मतदान का एक मत होता है जिसका प्रयोग वह स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कर सकता है। लोकसभा के कुछ स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसका अर्थ ये है कि जो स्थान अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है वहाँ से केवल अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु मत देने का अधिकार उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं को प्राप्त है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हो या ना हो। दूसरे शब्दों में आरक्षण का अर्थ है यह है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं और सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु भारत के निर्वाचन मंडल संयुक्त और जिसमें धर्म, जाति या जनजाति के आधार पर उन्हें पृथक नहीं किया जाता। आरक्षित स्थानों की यह व्यवस्था आरंभ में केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछड़े तथा कमज़ोर वर्गों के लोग समाज के अन्य वर्गों के समान बन सके। लोकसभा की सदस्यता के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। प्रत्याशी भारत का नागरिक होना चाहिए जो 25 वर्ष से छोटी आयु का ना हो। देश के किसी भी सदनीय क्षेत्र में पंजीकरण मतदाता होना चाहिए। भारत में प्रत्याशी के लिए उसी क्षेत्र का मतदान होना आवश्यक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और ना ही मतदाताओं को प्रत्याशियों के लिए कोई संपत्ति संबंधी योग्यता रखी गई है। यद्यपि कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। उदाहरण के लिए विकृत मानसिक वाला या पागल व्यक्ति अथवा संघ राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। सरकारी कर्मचारी वोट तो दे सकते हैं, परंतु तब तक सदन या विधायक नहीं बन सकते जब तक वह सरकारी नौकरी में है। जिन लोगों को दिवालिया घोषित किया जा चुका है वह भी चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रत्येक राज्य तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्र से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण वहां की जनसंख्या के आधार पर कानून बनाकर किया जाता है। इस प्रकार अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं और कम जनसंख्या वाले राज्यों में अपेक्षाकृत कम है। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 85 सदस्य हैं। सिक्किम तथा मिजोरम जैसे छोटे राज्यों से केवल एक लोकसभा सदस्य निर्वाचित होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से 7 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न
राज्यों एवं केंद्र प्रशासित क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या दर्शाई गई है। लोकसभा सदस्य संख्या 2004। राज्य का नाम, सदस्य संख्या आंध्र प्रदेश 42, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 11, गुजरात 26, गोवा 2, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 6, झारखंड 14, कर्नाटक 28, केरल 20, महाराष्ट्र 48, मध्य प्रदेश 29, मणिपुर 2, मिजोरम 1, मेघालय 2, नागालैंड 1, उड़ीसा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80, उत्तरांचल 5, पश्चिमी बंगाल 42। केंद्र शासित क्षेत्र सदस्य संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1, चंडीगढ़ 1, दादरा तथा नगर हवेली 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 7, लक्षद्वीप 1, पांडिचेरी 1, दान एवं द्वीप 1। मनोनीत सदस्य 2। कार्य अवधि। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। आपातकाल में सदन स्वयं कानून पारित कर अपनी अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, परंतु आपात स्थिति समाप्त हो जाने के पश्चात इसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। अनेक अवसरों पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया गया। जो लोकसभा 1977 में निर्वाचित हुई थी, उसे 1969 में भंग किया गया। 1979 में चुने गए सदन को 1991 में भंग करना पड़ा था तथा 1996 में निर्वाचित लोकसभा 1997 में भंग की गई। 12वीं लोकसभा का चुनाव 1948 में हुआ तथा 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव समाप्त हुआ। संविधान के अनुसार लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष से कम 2 बार अवश्य होना चाहिए, परंतु 2 सूत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिवेशन के स्थान पर समय का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आज तक सदन के सभी अधिवेशन नई दिल्ली में हुए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष ही सदन का सभापति होता है। अध्यक्ष का निर्वाचन अपने ही सदस्यों में से सदन द्वारा किया जाता है। यदि उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाए तो उसे अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ता है। लोकसभा सदस्य बहुमत से उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे प्रस्ताव को सदन से रखने के लिए 14 दिन का नोटिस आवश्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्य अवधि से थोड़ा सा अधिक होता है। सदन के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नई दिल्ली सभा का गठन तथा नए अध्यक्ष का निर्वाचन ना हो जाए। संविधान के एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति हो या त्यागपत्र दे दे या किसी और कारणवश उसे पद छोड़ना पड़े तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करता है। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों सदन से अनुपस्थित हो या सदन की अध्यक्षता करने में समर्थ हो तो सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से कम 6 सदस्यों को मनोनीत कर सूचीबद्ध करता है जो समय समय पर सदन की अध्यक्षता कर सके। जब ऐसा अध्यक्ष सभापति की कुर्सी पर बैठता है तो उसे अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है। लोकसभा का अध्यक्ष ना तो चर्चा में भाग लेता है
और ना ही मतदान करता है। उसका अपना एक निर्णायक मत होता है जिसका प्रयोग वह उसी स्थिति में कर सकता है जब किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर मत समान हो। अध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष सदन की कार्रवाई चलाता है। कौन सा सदन कब और किस क्रम से भाषण देगा, इसका निर्णय भी अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने, सभी प्रश्न के वास्तव विधायक, संशोधन विधायक सभी आदि रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। सदन के नेता के परामर्श से अध्यक्ष यह भी निर्धारित करता है कि सदन के विभिन्न कार्यों में से किस कार्य को कितना समय दिया जाए। कोई विधायक है या नहीं, यह निश्चित करने का अधिकार भी अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष अपना सारा कार्य सदन के लिए बनाए गए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार करता है। वह सदन के अनुसार वह व्यवस्था बनाए रखता है। वह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सदस्य की भाषा या व्यवहार अवांछनीय नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे सदन से बाहर जाने के लिए कहा जाता है या पूरे स्तर के लिए भी निकाला जा सकता है। यदि अध्यक्ष के विचार में सदन का व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो तो वह सदन की बैठक को कुछ समय के लिए या पूरे समय के लिए स्थगित कर सकता है। यदि कोई सदन सदस्य से बाहर जाने से इनकार कर दे तो अध्यक्ष सदन के मार्शलों को उसे बाहर निकालने का आदेश दे सकता है। कई बार तो मार्शल ऐसे सदस्यों को ज़बरदस्ती उठाकर बाहर ले जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा विरोधी पक्ष के हितों की रक्षा करता है। वह सदस्यों को मुख्य विषय से हटकर बोलने की अनुमति नहीं देता। सदनीय प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधित उपपत्तियों की ओर से अध्यक्ष का ध्यान बार बार दिलाया जाता है। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कुछ समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति तथा सदन के बीच की कड़ी है। किसी भी विधायक के पारित होने के पश्चात उसे राज्यसभा से भेजने से पूर्व या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजने से पूर्व अध्यक्ष को हस्ताक्षर करने होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकार करने या ना करने के अध्यक्ष के अधिकार ना उसके पद को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करने की मानहानि समझी जाती है। कभी कभी विपक्ष द्वारा रखे गए काम रोको प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव को अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता, परंतु उसके इस निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मार्च 1997 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए लोकसभा अध्यक्ष P.A. सांगा ने बीजेपी के उपनेता द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपना निर्णय सुनाते समय अध्यक्ष ने बड़े कठोर शब्द में कहा कि देवगौड़ा सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी है। अध्यक्ष की यह टिप्पणी सत्ताधारी मोर्चे सरकार के लिए काफ़ी कष्टदायक सिद्ध हुई, परंतु इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष की शक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में उसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह सदन की मान मर्यादा का रक्षक और सदन की कार्यविधि के नियमों का विपक्ष व्याख्याता माना जाता है। उसका निर्वाचन दलगत आधार पर होता है, फिर भी उसे सदन के निरपेक्ष रहना पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन के अध्यक्ष अपने दल से संबंधित विच्छेद कर राजनीति के संन्यास ले लेता है। आरंभ में इस तरह की स्वस्थ परंपरा भारत में भी अपनाई गई, परंतु पूर्णतः विकसित न हो सकी। 1967 में लोकसभा के अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, परंतु
1959 में जब उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया, वे पुनः सक्रिय राजनीति में आ गए। श्री जी.सी. ढिल्लों ने भी अध्यक्ष बनने पर तो कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, परंतु 1971 में कांग्रेस की सहायता से उन्हें फिर चुनाव जीता और 1975 में मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिए गए। इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ भी बाद में नरसिम्हा राव मंत्रिपरिषद के सदस्य बन गए तथा जब संभव हो अध्यक्ष को पक्षपातपूर्ण व्यवहार से मुक्त होना चाहिए। जी.वी. मलवारकर ने कहा था कि अध्यक्ष को अपने दल का सदस्य अवश्य होना चाहिए, परंतु उसे अपने दल की विभिन्न गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए जिसकी चर्चा निर्णय सदन में होने वाला। हम इस बात को उचित समझते हैं कि उसे सदन में रखे जाने वाले किसी भी सार्वजनिक विवाद में नहीं पकड़ना चाहिए। संक्षिप्त में अध्यक्ष को अपने आप ना तो किसी प्रचार से संबंधित रखना चाहिए और ना ही कोई राय देनी चाहिए जिसे ऐसा लगने लगे कि अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण है। अध्यक्ष का कार्य तो बहुत ही नाजुक है और उसकी सफलता उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। लोकसभा के कार्य एवं सत्ता। लोकसभा की सत्ता तथा कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। विधायी कार्य। सदन का मुख्य कार्य जनता के सामाजिक तथा भौगोलिक कल्याण हेतु कानूनों का निर्माण है। ये संघ सूची तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कुछ परिस्थितियों में यह राज्य सूची में आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है। साधारण विधायक सदन के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, परंतु दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। यदि दोनों सदनों में विधायक पारित कर मतभेद हो तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यहाँ पर विधायक दोनों सदनों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदनों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में पर्याय वही होता है जैसा लोकसभा चाहती है। ये धारणा भ्रामक है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को सदन स्वीकृति देती है। अध्यादेश तो केवल दोनों सदनों के सभापटल पर रखे जाते हैं। यदि सदन उन्हें बहुमत से अस्वीकार नहीं करती तो वह सत्र आरंभ होने के सप्ताह पश्चात प्रभावी नहीं रहते, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सदन या तो अध्यक्ष को अस्वीकार करती है या उस पर कार्रवाई नहीं करती। सदन अध्यक्ष को स्वीकृति नहीं देती, बल्कि उसके स्थान पर एक नया विधायक प्रस्तावित एवं पारित किया जाता है। पारित होने पर वह विधायक कानून बन जाता है। वित्तीय कार्य। जिसका धन पर नियंत्रण हो, वास्तविक शक्ति भी उसी के पास होगी। यह कहावत लोकसभा पर पूर्णतः चित्रित होती है। भारत के संविधान के अनुसार वित्त विधायक केवल लोकसभा से प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा से नहीं। लोकसभा से पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को यह विधायक 14 दिन के अंदर वापस भेजना अनिवार्य है, चाहे वे उस पर सुझाव दे या ना दे। लोकसभा इन चुनावों को ना मानते तो भी विधायक अपने मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इस प्रकार राज्यसभा किसी भी विधायक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। सदनीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही एक भाग होती है। प्रशासन चलाने वाली कार्यपालिका को व्यवस्थापिक का विश्वास प्राप्त होना अनिवार्य है, विशेष तौर पर निचले सदन को जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोकसभा प्रशासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है।
यदि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। संविधान ने लोकसभा को यह शक्ति दी है कि वह सरकार के क्रियाकलापों पर दिन प्रतिदिन निगरानी रखे। मंत्री भी इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि उनको उनके कार्यों के लिए सदन में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अविश्वास मत के अतिरिक्त लोकसभा कई अन्य विधियों से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रख सकती है। सर्वप्रथम प्रश्नकाल के दौरान सदन सदस्यों प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछते हैं ताकि किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अथवा सरकार द्वारा दी गई प्रगति के बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर सके। सदनीय समितियों की नियुक्ति करके प्रशासनिक कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती है। दूसरे, लोकसभा में किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक अवसर दिए जाते हैं। सरकार तथा विपक्ष की ओर से वास्तविक रखे जाते हैं, उन पर चर्चा होती है तथा आलोचना भी। किसी विधायक को प्रेरित करते समय उसका रूप पूर्णतः भिन्न भी हो सकता है। जब सदन में राष्ट्रपति की अभिभाषण पर चर्चा होती है तो यह समय विपक्ष के लिए सरकार की आलोचना का सर्वोत्तम अवसर होता है। तीसरे, जब बजट पर चर्चा हो रही होती है तो यह अवसर सदन द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का अच्छा अवसर है। पूरक मांगों की पूर्ति का प्रस्ताव भी आलोचना का अच्छा अवसर प्रदान करता है। सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित मंत्रियों को सदन सदस्यों की आशाओं के अनुसार काम करना चाहिए। लोकसभा का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख सकता है। सत्ता पक्ष की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए सदस्यों को पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। जब तक सत्ता पक्ष को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है उसे हटाए जाने का कोई डर नहीं, किंतु यदि सत्ता पक्ष का बहुमत स्पष्ट नहीं हो तो खतरा हो जाता है। मंत्रिपरिषद की आलोचना का महत्वपूर्ण अवसर स्थानांतरण प्रस्ताव पर होने वाले वाद विवाद का समय होता है। कोई भी सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखता है। यदि अध्यक्ष इसे स्वीकार कर ले तो उस पर वाद विवाद होता है। इसी प्रकार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव किसी आकस्मिक घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता है। इन प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की कटु आलोचना की जाती है और साधारण नागरिक को राहत या न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले विषयों पर आधे घंटे की चर्चा होती है, जहां सदस्यों को अपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। ये सब सरकार का निरंकुश नहीं होने देता। नियंत्रण के सभी तरीके सभी प्रभावी सिद्ध होते हैं जब विद्रोही पक्ष अपना उत्तरदायित्व समझता हो, चाहे वह संख्या में अधिक ना भी हो, और सत्ताधारी पक्ष लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास रखता हो। संशोधन संबंधित कार्य लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन संबंधित विधायक संबंध सदन के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और अनुच्छेद 368 में वर्णित विधि के अनुसार ही पारित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति हो तो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। निर्वाचन संबंधित कार्य संविधान ने सदन को कुछ चुनाव संबंधी शक्तियाँ दी है। लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों में विधानसभाओं से मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। लोकसभा और राज्यसभा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। विधिक कार्य लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश को उसके असंवैधानिक या अनैतिक व्यवहार के आधार पर हटाने का प्रस्ताव रख सकती है। ऐसे प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3
बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन भी लोकसभा करती है। दोनों सदन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा महालेख परीक्षण के हटाए जाने की सिफारिश कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन स्थिति के बारे में स्वीकृति उस की अवधि बढ़ाने के लिए स्वीकृति सदन के दोनों सदन प्रदान करते हैं। विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए नियम तथा कानून की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, महालेखा परीक्षण तथा वित्त आयोग द्वारा सदन में रखी गई रिपोर्टों पर दोनों सदन विचार किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए करते हैं। समय समय पर किसी भी महत्वपूर्ण विषय के लिए सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट पर भी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों विचार करते हैं। राज्यसभा एवं सदस्यता एवं निर्वाचन। राज्यसभा सदन के पारिसदन या द्वितीय सदन कहलाता है। संविधान सभा इस बात पर एकमत थी कि राज्यसभा राज्यों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक होनी चाहिए, किंतु उसकी रचना तथा सत्यों के बारे में कुछ भेद था। संविधान सभा ने निर्णय लिया कि सभा में 250 सदस्य होने, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों को छोड़कर बाकी सबका निर्वाचन राज्यों के विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा। मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा या संबंधित सेवाओं आदि के क्षेत्र में विशेष विख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। विशेष 338 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। केंद्र प्रशासित क्षेत्रों से राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में निर्णय सदन लेती है। दिल्ली पूर्व राज्य न होते हुए भी 3 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करती है। अमेरिका के संविधान में द्वितीय सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए समानता का सिद्धांत अपनाया है। अमेरिका की सीटें द्वितीय सदन में प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वह राज्य जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो या बड़ा। भारत में यह प्रतिनिधित्व प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। इस समय उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 34 तथा सिक्किम से न्यूनतम अर्थात 1 राज्यसभा के सदस्य है। योग्यताएं। संविधान में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यह इस प्रकार है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें वह भी योग्यताएं हो जिन्हें सदन समय पर निर्धारित करती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार वह पागल या दिवालिया ना हो और ना ही सदन सरकार या राज्य सरकार के किसी पद पर आर्थिक लाभ रखता हो। राज्यसभा के सदस्यता के लिए यह भी अनिवार्य है कि व्यक्ति का उस राज्य के किसी भी क्षेत्र की मतदान सूची में नाम होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का सदस्य होने के साथ राज्यसभा का भी सदस्य नहीं बन सकता। इस प्रकार किसी फौजदारी जुर्म के आधार पर दंडित व्यक्ति भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य माना जाता है। यदि कोई सदन 60 दिन की अवधि तक संबंधित सदन के अधिवेशन से अनुपस्थित रहे और उसे पूर्ण अनुमति प्राप्त न की हो तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कार्य अवधि। अमेरिका की सीनेट की तरह राज्यसभा की एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य 60 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। हर 2 वर्ष पश्चात इसकी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनके पूर्ण चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं। यद्यपि राज्यसभा के सदस्य बदलते रहते हैं, तथापि
सदन के लिए एक सदन में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में ये जब वह राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल रहा हो। उपसभापति राज्यसभा की बैठक का अध्यक्ष करता है। यदि सभापति एवं उपसभापति दोनों ही उपस्थित हो तो किसी अन्य सदस्य को निर्धारित नियमों के अनुसार निर्वाचित किया जा सकता है ताकि वह बैठकों की अध्यक्षता कर सके। सभापति का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत दे सकता है। वह अपनी पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव पर भी मतदान नहीं कर सकता। उसका पद एक प्रतिनिष्ठ पद है। वह सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, जैसे सदस्यों को बोलने का अधिकार देना, किसी विधायक को वास्तविक करने की अनुमति देना, मतदान कराना तथा परिणाम घोषित करना आदि। सभापति राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जिसे लोकसभा ने भी स्वीकृति प्रदान की हो राज्य हटाया जा सकता है। जब उसे हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता और न ही मतदान कर सकता है, परंतु उसे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। उपसभापति को राज्यसभा की कुल सदस्यता के स्पष्ट बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। उसको भी अपने विरुद्ध पदोन्नति के प्रस्ताव की चर्चा के दौरान अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता। सभापति उपसभापति के वेतन तथा भत्ते आदि सदन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा संचित निधि में से दिए जाते हैं।